नमस्ते, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं सोनल तहिया। प्रदेश की पॉलिटिक्स का पारा इन दिनों 7वें आसमान पर है। विपक्ष सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। सरकार जहां प्रदेश के लोगों को रोजगार देने का दावा कर रही है, वहीं विपक्ष रोजगार के बहाने सरकार पर हमलावर है। एक तरफ जहां पूर्व सीएम हुड्डा तो प्रदेश को बेरोजगारी में नंबर 1 बता रहे हैं, तो इनेलो हरियाणा के लोगों के लिए जॉब कार्ड लेकर आने का दावा कर रही है, जिसमें युवाओं को जॉब गारंटी दी जाएगी। तो वहीं आम आदमी पार्टी भी सरकार को घेरने में पीछे नहीं है। रविवार को जींद की रैली से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रदेश सरकार पर युवाओं को युद्ध क्षेत्र में धकेलने का आरोप लगाया है। विपक्षी पार्टियों के दावे और आरोपों के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में जल्द ही 60,000 भर्ती होने का दावा किया है। अब 2,09,000 नौकरियां जो है वो खाली हैं इस वक्त, और हरियाणा के बच्चे जो है वो विदेश जा रहे हैं, जमीन बेचते हैं, माँ बाप को प्रेशराइज करते हैं, पैसा लेते हैं और विदेश जा रहे हैं। विदेश जाने के बाद भी बहुत परेशान है, वहाँ भी उनको कोई रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, वहाँ और ज़्यादा दुखी है। बहुत सारे बच्चे वापस आ जाते हैं, वो घर तो तबाह हो जाते हैं। हमने, हमारी पार्टी ने एक फैसला किया कि हम हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार देंगे, और जब तक किसी को रोजगार उपलब्ध नहीं होगा, हमारी सरकार बनने के बाद 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 है बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में देश के ऊपरले 2-3 उसमें पहुंचा है, और खेल खिलाड़ियों की तो हालत आप देख रहे हैं, बेरोजगारी आप देख रहे हैं। तो ये आज जो है इस बात की लड़ाई है, आने वाला समय जो लड़ाई है, इस बात की लड़ाई है कि भाई हरियाणा को कैसे बचाएं, हरियाणा को आगे कैसे लेके जाएंगे। 42,000 बच्चों को सरकारी नौकरी दे दी, पंजाब में ही दी है। उनको ये नहीं कहा इजराइल चले जाओ। खट्टर साहब के पास हरियाणा के बच्चे गए, उनको इजराइल भेज रहे हैं नौकरी लेने के लिए, मजदूरी करने के लिए। हमारे हरियाणा के बच्चों को इजराइल भेज रहे हैं। इजराइल कौन भेजता है? इजराइल में युद्ध चल रहा है, बम पड़ रहे हैं ऊपर से। 2 मिनट जान का नहीं पता, आदमी खड़ा होगा, अचानक बम आके गिर जाएगा, आदमी मर जाएगा। हमारे बच्चों को मरने के लिए भेज रहे हो खट्टर साहब इजराइल। आप नौकरी नहीं दे सकते, कुर्सी छोड़ दो, हम नौकरी देके दिखाएंगे, हमको नौकरी देनी आती है। तकरीबन उसका काम पूरा हो चुका है, कभी भी रिजल्ट उसके आ सकते हैं, क्योंकि परीक्षा ग्रुप सी की 2 परीक्षाएं होनी है। एक परीक्षा पहले हो चुकी है, दूसरी परीक्षा ग्रुप्स में चल रही है, और वो आगे 15-20 दिन में पूरी हो जाएंगी। ग्रुप डी की भी परीक्षा हो चुकी है, और चूँकि एक डिमांड थी कि पहले ग्रुप सी का रिजल्ट निकाला जाए, तो मुझे लगता है कि पहले सी का निकालेंगे, ताकि डी में उसके बाद जो लोग सी में सिलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद डी में सिलेक्शन हो। नहीं तो डी में सिलेक्शन के बाद बहुत से लोग ग्रुप सी में चले जाएंगे, फिर वो पोस्टें खाली होंगी, तो डबल उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसकी बजाय पहले ग्रुप के सी के परिणाम निकले, उसके बाद डी करें। तो रोजगार के नाम पर तमाम पार्टीज की तरफ से प्रतिक्रियाएं आपने सुनी। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बेरोजगारी में लगातार हरियाणा को नंबर 1 बता रहे हैं। इसी बीच हमने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रतिक्रिया आपको सुनाई। उन्होंने कहा कि 60,000 भर्तियां किसी भी वक्त निकाली जा सकती हैं, और साथ ही साथ आपने सुना आम आदमी पार्टी के जो सर्वेसर्वा हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया दी गई है कि रोजगार का जो क्षेत्र है उसमें हरियाणा पिछड़ रहा है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है, और ऐसे में युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो ये तमाम पार्टीज की तरफ से जो अचानक से रोजगार का मुद्दा उठाया जा रहा है, क्योंकि चुनाव नजदीक हैं, और ऐसे में हम देखते हैं कि तमाम पार्टीज की तरफ से कोशिश रहती है कि जो मुद्दे हैं उनको पूरी तरह से भुनाया जा सके, और ऐसे में पार्टीज इस जुगत में लगी भी हुई हैं। इनेलो के जो अध्यक्ष हैं अभय चौटाला, उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि हम रोजगार की गारंटी देते हैं। तो क्या ये गारंटी लोगों के मन में विश्वास जगा पाती है? किस पार्टी पर लोग भरोसा करते हैं, ये तो अब चुनावी साल में जब नतीजे आएंगे उसके बाद पता चलेगा। लेकिन पार्टीज कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। तमाम पार्टीज की तरफ से दावे तमाम हो रहे हैं, और प्रतिक्रियाएं एक के बाद एक सामने आ रही हैं। और एक जो
पूरा एक सेंट्रिक दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा वो रोजगार का मुद्दा दिखाई दे रहा है। रोजगार के मुद्दे पर तमाम पार्टियां विपक्ष पर हमलावर हैं और पक्ष विपक्ष की इस बहसबाजी में हम देख रहे हैं जो मौजूदा सरकार है उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि 60,000 भर्तियां की जाएंगी। अब वो भर्तियां कब होंगी, किस तरह से होंगी, क्या उसका प्रारूप रहेगा और क्या सरकार जिस तरह से लगातार भर्तियों की बात कह रही है, रोजगार की बात कह रही है, उसको हकीकत के धरातल पर किस पैमाने पर उतारा जाएगा। लेकिन इससे पहले जो पार्टीज हैं उनको एक बड़ा मुद्दा जरूर मिल गया है। रोजगार के मुद्दे को लेकर हरियाणा में ये एक नई बहस छिड़ गई है और तमाम जो नेता हैं उनकी तरफ से आप प्रतिक्रियाएं लगातार सुन ही रहे हैं। हमने आपको कुछ चुनिंदा बयान सुनवाए भी जिसमें युवाओं की जॉब गारंटी की बात लगातार की जा रही है। लेकिन देखिए, किसी भी चुनाव में जो युवाओं का प्रतिनिधित्व होता है वो अपने आप में बहुत अहम होता है और कई जगह पर हमने देखा है पिछले चुनावों में भी, अगर हम कुछ राज्यों की बात कर लें तो वहां पर भी एक जो युवा वोट बैंक है उसकी अपनी एक ताकत होती है। तमाम पार्टी चाहती है कि हमारे पास युवाओं का वोट बैंक रहे, क्योंकि हर साल हम देखते हैं कि बड़ी संख्या में एक परिवर्तन आता है वोट बैंक में, आंकड़ों में, जिसमें युवा ज्यादा से ज्यादा जुड़ते हैं पार्टीज के साथ और राजनीति में उनकी भागीदारी उस तरह से सुनिश्चित होती है, अपने वोट के जरिए वो अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। लेकिन ये जो अब रोजगार को लेकर बहस छिड़ पड़ी है, इसमें युवा किस ओर जाते हैं ये बाद में चीज़ें साफ होंगी। लेकिन फिलहाल रोजगार के मुद्दे को लेकर, क्योंकि हम देखते हैं कि अलग अलग पार्टीज की तरफ से लगातार यात्रा निकाली जा रही हैं, उनमें भी बेरोजगारी का मुद्दा बहुत अहम है। लगातार राहुल गांधी सरकार पर हमलावर हैं, चाहे बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर कह लें या महंगाई को लेकर कहें या करप्शन को लेकर कहें। लेकिन जो युवा हैं उनको साधने की कोशिश तमाम पार्टीज की तरफ से लगातार हो रही है और इसी दिशा में जो पार्टीज हैं वो प्रयासरत दिखाई दे रही हैं अपनी प्रतिक्रियाओं के जरिए भी। और जो रोजगार की गारंटी, क्योंकि हर साल ये एक चुनावी वायदा जरूर होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा नौकरियां देंगे, युवाओं के लिए बड़े भविष्य के दरवाजे खोलेंगे, लेकिन बावजूद इसके हकीकत के धरातल पर ये कितना काम होता है ये देखने वाली बात रहेगी। हमारे साथ अलग अलग पार्टीज का प्रतिनिधित्व कर रखने के लिए, पक्ष रखने के लिए जो प्रवक्ता हैं वो जुड़ चुके हैं। विजेंद्र नेहरा बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रजत पंजेटा इनेलो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत जी, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर मनवीर छिल्लर आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हैं। मनवीर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं वेद प्रकाश विद्रोही जी आपका रुख कर लेती हूँ। लगातार आपकी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है और किसी भी मुद्दे पर जब भी बहस छिड़ती है तो आपकी तरफ से ये जरूर मुद्दा उठाया जाता है रोजगार का। लेकिन अब जो अलग अलग पार्टीज हैं उनकी तरफ से भी इस मुद्दे पर तेज हो गई हैं प्रतिक्रियाएं आना। आप किस तरह से देख रहे हैं इसको कि जो आप यूथ वोट बैंक को अपनी तरफ साधने की कोशिश कर रहे हैं, कितना कारगर ये कोशिशें होती दिखाई दे रही हैं? सोनल जी आपको, भाई विजेंद्र नेहरा जी को, भाई डॉक्टर मनवीर छिल्लर जी को, भाई रजत पंजेटा जी को, इंडिया न्यूज के दर्शकों को मेरा नमस्कार। सोनल जी, जो रोजगार का मुद्दा है वो युवाओं को वोट की तरफ आकर्षित करने का मुद्दा नहीं है, अपितु ये हरियाणा की खुशहाली और हरियाणा के विकास और हरियाणा के शांति सद्भाव और हरियाणा की कानून व्यवस्था का मुद्दा है। जब बेरोजगारी होती है तो स्पष्ट है प्रदेश बदहाल है, उससे युवा अपराध की तरफ जाता है और हरियाणा में जिस तरह अपराध बढ़ रहे हैं वो अपने आप में प्रमाण है कि बेरोजगार, चाहे इनेलो हो चाहे दूसरे दल हो, स्वाभाविक है जो भी हरियाणा का हितैषी है वो निश्चित रूप से बेरोजगारी का मुद्दा उठाएगा। देखिए, जब कांग्रेस राज था तब हरियाणा पूरे देश के लोगों को रोजगार देने में नंबर 1 था। अब हरियाणा की क्या हालत हो गई है। हम जब बेरोजगारी की बात करते हैं हमारे आंकड़ों को ये गलत बताते हैं, पर जब संसद में आंकड़ा प्रस्तुत किया गया मोदी जी द्वारा तो उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने जब शासन छोड़ा था 2013-14 में, तब हरियाणा में बेरोजगारी दर 2.9 थी और बाद में वो खट्टर राज के अंदर 2023 में बढ़कर 8.9 अर्थात 3 गुना बढ़ गई। जब हमने ये मुद्दा उठाया तो खट्टर जी ने इसका विधानसभा में खंडन किया कि नहीं, 2.9 थी कांग्रेस में, मेरे राज में 5.6 है, 8-9 नहीं है। मान लो तो भी दुगना होता है। सुन लीजिए प्लीज। और खट्टर जी ने, सारे गेस्ट को मुझे टाइम देना पड़ेगा सर, समय हमारे पास थोड़ा कम है। ठीक है, लास्ट लाइन कह रहा हूं मैं, बहुत जरूरी है।
खट्टर जी ने स्वयं जब जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है 2-3 दिन पहले, जिसके अंदर 60,000 नौकरियों का दावा किया था, उसी खट्टर जी ने 1 महीने बाद विधानसभा से विपरीत बयान दिया कि हरियाणा के अंदर 8.5% बेरोजगारी है, अर्थात कांग्रेस राज से तिगुना। वहीं इन्होंने विधानसभा में बताया कि हमने कांग्रेस ने 87,000। ठीक है, इसका जवाब मैं विजेंद्र नेहरा जी से ले लेती हूँ। बीजेपी लास्ट बात है ना मैडम, एक ही तो लाइन नहीं, वेद प्रकाश जी टाइम कम है हमारे पास, एक लाइन में खत्म कर दूंगा। कांग्रेस ने 87,000 नौकरियां दी, हमने 1,01,000 दी 10 साल में। अब विजेंद्र जी बता दे 6 महीने में 60,000 नौकरी कहां से दे दी? ठीक है, विजेंद्र जी का ही रुख कर लेती हूँ। विजेंद्र जी, इसी बात का जवाब दीजिए आप। वेद प्रकाश विद्रोही जी कह रहे हैं कि 1 महीने में 60,000 भर्तियां कैसे निकाल देंगे? 6 महीने में 6 महीने। देखिए सोनल जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा, हमारे बड़े भाई हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, आपने देखा होगा सोनल जी, कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, कभी वो 35% बेरोजगारी हरियाणा में बताते हैं, कभी 40% बताते हैं, कभी 45% बताते हैं, कभी 30% बताते हैं। अभी उन्हें 1% के आसपास बेरोजगारी हरियाणा प्रदेश में बताई है। तो पहले तो वो ये तय करें कि उनका आंकड़ा कौन सा ठीक है, क्योंकि उनके पार्टी के नेताओं के अलग अलग बयान है, वो भी पब्लिक डोमेन में आप सुन सकते हैं। अपनी पार्टी के आंकड़े पर तो भरोसा करेंगे ना आप? आपके नेताओं पर तो भरोसा करेंगे ना? मैं बताता हूँ सोनल जी, सोनल जी देखिए, हरियाणा प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 2014 में जब से हमारी सरकार आई है, हमने मैडम ये 9-9.5 साल के अंदर 1,20,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी है, ईमानदारी और योग्यता के आधार पर। 60,000 बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने का जो भर्ती प्रक्रिया वो जारी है। हमारी इस सरकार में कौशल रोजगार निगम के माध्यम से जो एक ठेकेदारी प्रथा थी हरियाणा प्रदेश के अंदर, डीसी रेट के माध्यम से जो कहीं ना कहीं बेरोजगार युवाओं का शोषण होता था, कौशल रोजगार के माध्यम से उनको हमने जॉब देने का काम किया है। और देश के अंदर सबसे बड़ी श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय जो पलवल में बनकर लगभग 1,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो चुकी है। मैडम सुन लीजिए, मैडम सुन लीजिए, पलवल में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय 1,000 करोड़ की लागत से बनके, मेरा गांव वहां नजदीक पड़ता है, बनके तैयार हो चुकी है। प्रतिवर्ष लगभग 10 से 15,000 बेरोजगार युवाओं को वहां से रोजगार मिलेगा। इसके साथ साथ चाहे वो सक्षम युवा योजना है मैडम, चाहे हरियाणा प्रदेश के अंदर अभी गुजरात में आपने देखा किस तरह से सारी कंपनियों का जो सबसे पहला पसंद थी वो हरियाणा प्रदेश था। सबसे ज्यादा निवेश हमारी सरकार के शासनकाल में हरियाणा प्रदेश के अंदर आया है। सबसे ज्यादा बेरोजगार युवाओं को ईमानदारी और बेरोजगारी को खत्म करने का काम हमारी सरकार ने किया है। आप ये बताइए, कांग्रेस के समय में नौकरियों की बोली लगती थी। अब मैं पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस के समय में कितने बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिला, जरा बताएं। और इनेलो के टाइम में मात्र आंकड़ा तो गिनवा रहे हैं ना वेद प्रकाश जी। ठीक है, मैं रजत जी का रुख कर लेती हूँ। रजत जी इनेलो पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे बीच में है। रजत जी, ये आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, लेकिन इसी बीच सवाल सबसे बड़ा यही उठता है कि अचानक से ये जो रोजगार का मुद्दा आया है, हालांकि मुद्दा नया नहीं है, पुराना है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या जो यूथ है उसको आपकी पार्टीज के दावे हैं आगामी 6 मंथ्स में, क्या वो कन्विंस करवा पाएंगे? देखिए सोनल जी, ये कोई चुनावों को देखते हुए कोई मुद्दा अचानक से पार्टियों को याद आ गया और भाजपा बड़ा अच्छा काम कर रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम निरंतर तौर के ऊपर समय समय के ऊपर बेरोजगारी का मुद्दा इस सरकार के अंदर जो कुठाराघात किया है, जिस तरह ये कह रहे थे कि डीसी रेट पे शोषण होता था, ये भी डीसी रेट ही है, ये भी कंपनी लॉ के अंदर ही रजिस्टर है। इन्होंने कोई स्थायी नौकरियां तो दी नहीं, सारी अस्थायी नौकरियां दी हैं। सरकार ने खुद ने विधानसभा के पटल पे लिखा, बोला था कि हमारे पास 2,09,000 सैंक्शन पोस्ट है। अब जो वो 2 लाख सैंक्शन पोस्ट है इनकी 4 लाख, तो जो 4,29,000 बताइए, 4,66,000 है। हाँ, आप दोनों तो खाली बताइए। खाली है, 2,09,000 खाली है। ज्ञान पूरी बात सुने बिना ज्ञान दे देते, दिन रात में यही बात करता हूँ, मुझे पता है, मैं ये आगे बोल ही रहा था, 2,09,000 सैंक्शन पोस्ट खाली हैं। आपने संयम ही नहीं, आपने बीच में टोक दिया। आप ही की बात का साथ दिया रजत जी, आगे बढ़िए। ठीक है, नहीं, मेरा साथ नहीं दिया, उनने पूरी बात बीच में बोलने से पहले काट दी। मैंने कहा 2,09,000 सैंक्शन पोस्ट खाली है, खाली तो बोलने नहीं दिया मैंने। ठीक है, हाँ, 2,09,000 सैंक्शन पोस्ट खाली हैं। उसमें से इन्होंने जो भर्ती करी है 266 में से, वो ये सरकार खुद मानती है लगभग हमारी 90,000 से 1 लाख जो है वो कौशल रोजगार पे है। यानी पक्के इनके पास बचे 1,54,55,000 के आसपास इनके पक्के कर्मचारी है। हमारे समय में 4 लाख पक्के कर्मचारी थे, वो भी ओपीएस के साथ। मैं आपको छोटी सी बात इनसे, ये जो महानुभाव बैठे हैं भाजपा के प्रवक्ता, मैं इनको बताता हूँ हमारे समय में जनसंख्या क्या थी हरियाणा की। वो थी 2,11,00,000
44,564 और आज 1 करोड़ जो है जनसंख्या हरियाणा की बढ़ गई है। तो आप इनसे ये पूछिए कि अगर जनसंख्या बढ़ गई है तो यानी जॉब भी बढ़नी चाहिए थी। अगर हमारे समय में 1 करोड़ जनसंख्या कम होते हुए 4 लाख पक्के कर्मचारी थे तो इनके सरकार के अंदर वो बढ़ने की बजाय घट गए, वो केवल वो हो गए। और इनसे पूछिए जो बाकी जो आपने कौशल रोजगार वाले लेक्चरर हैं, रोडवेज वाले हैं, और जो है अभी ये कहते हैं शिक्षा विभाग में भी इससे करेंगे भर्तियां। ठीक है विजेंद्र जी आपकी बात का जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर मनवीर छिल्लर का खत्म होने दीजिए। मैडम बात तो खत्म होने दीजिए, समय बहुत कम है, बहुत संक्षेप में अपनी टिप्पणी हम तक पहुंचाइएगा, समय बहुत कम है। आप बिल्कुल कंटिन्यूटी ना काटिए, आप मेरी बात खत्म होने दीजिए। तो इनसे ये पूछिए कि ये जो कौशल रोजगार वाले धरने पे बैठे हैं और 315% 2014 से अब तक जो अनएम्प्लॉयमेंट हरियाणा में बढ़ी है, जो सुसाइड रेट नेशनल एवरेज का स्टूडेंट्स का जो है वो हरियाणा का नेशनल एवरेज से 2.5% ज्यादा क्यों है, 2.6। इनसे ये पूछिए कि ये जो सारे के सारे आपने अग्निवीर है और ये कौशल रोजगार है, ये कोई स्थायी तो है नहीं। अभी इन्होंने गुजरात की बात करी, मेरे पास गुजरात का पूरा डेटा है मैडम। जो इन्वेस्टमेंट गुजरात में आ रही है ना, मुझे तो लगता है आने वाले समय में इजराइल की जगह आप हरियाणा के युवाओं को गुजरात भेजिए, क्योंकि सारे के सारे जो है आपने वाइब्रेंट गुजरात की बात करी है। ठीक है मनवीर छिल्लर जी इस बात का समर्थन करेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा भी गया है कि युवाओं को इजराइल भेजा जा रहा है। मनवीर जी ठीक है जी मनवीर जी अपनी बात रखिएगा। देखिए सोनल जी, मैं एक छोटे से आंकड़े के साथ है, टोटल हरियाणा में जो सैंक्शन पोस्ट है वो 4,66,000 है, रेगुलर 2,57,000 और खाली पद 2,09,000 अभी रिक्त पद है जो सैंक्शन पोस्ट है खाली हैं, जिसमें सबसे ज्यादा एजुकेशन में खाली हैं। ये अलग अलग जो है ना आंकड़े देते हैं कि महंगाई दर, बेरोजगारी दर इतनी है, बेरोजगारी दर इतनी है। मैं सरकार का ये एक आंकड़ा बता रहा हूं कि सरकार ने खुद ये आंकड़ा जारी किया कि हरियाणा में 1,56,000 व्यक्ति बीपीएल श्रेणी में बिलो पॉवर्टी लाइन है। वही लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है जो कि बेरोजगार हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है। तो ये स्पष्ट होता है कि आज हरियाणा की 50% आबादी बीपीएल के नीचे है। उसका कारण है कि बेरोजगारी। उस बेरोजगारी का आंकड़ा आप जो ये कुछ भी कहें, और उससे एक चीज यह भी प्रमाणित होती है कि 22 अक्टूबर 2023 को ग्रुप डी की भर्ती हुई थी, जिसमें 13,75,000 एप्लीकेंट थे। तो इतने युवा रोजगार मांग रहे, जबकि पोस्ट सिर्फ 13,000 थी। इसके साथ ही देखिए बीजेपी के पास संसाधन है, तंत्र है, ये वैकेंसी निकाल सकते हैं इजराइल के लिए, लेकिन हरियाणा में 2,09,000 सैंक्शनड पोस्ट खाली हैं, उनके लिए वैकेंसी नहीं निकाल सकते। ऐसी क्या मजबूरी है? सरकार ये स्पष्ट क्यों नहीं करती कि जब 2 लाख पद खाली हैं तो इतने 9.5 साल का शासन होता आ रहा है, इतने समय में इन्होंने भर्तियां क्यों नहीं निकाली? बिल्कुल टाइमिंग को लेकर सवाल जरूर उठ रहे हैं विजेंद्र जी। मैम टाइमिंग 2 लाख पद खाली है, कितनी भर्ती करें? पिछले साल जनवरी 2023 बातों से आपने जिस तरह से अभी निष्कर्ष निकाला मैडम, इनको चुप करिए मैडम, 50,000 रोजगार इनका चुप करिए। ठीक है मनवीर जी सुन लेते हैं विजेंद्र जी जवाब दे रहे हैं इस बात। 23 में 50,000। देखिए सबसे बड़ी बात यह है सोनल जी कि अभी जो तीनों पार्टियों के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं, उन्होंने जिस तरह से तीनों पार्टियों के प्रवक्ताओं ने बेरोजगारी का अलग अलग आंकड़ा दिया, इससे आपको इनकी जो दुविधा है वो समझ में आती होगी। 8% बड़े भाई जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उन्होंने बताया, 15% तक इनेलो के साथी उनको ले गए, और 50% तक जिस पार्टी का मेंबर पंचायत भी हरियाणा में नहीं है और जो पार्टी हर चुनाव में जिसकी जमानत जब्त होती है वो 50% बेरोजगारी हरियाणा प्रदेश के अंदर बता रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए मैडम, ऐसी पार्टियों को ये जो जिस तरह से पार्टी है इनको गंभीरता से हरियाणा प्रदेश की जनता कैसे लेगी? भैया आपके बीच में नहीं बोला था, आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, थोड़ा डिबेट का तरीका सीखिए। मनवीर जी सुन लीजिए प्लीज, डिबेट का ये जो डेकोरम इसको मेंटेन रखिए, ठीक है? आपकी बात सुनी गई है मनवीर जी, तो फिर ऐसी होगा ना, सुनी गई है ना आपकी बात। अब सुन लेते हैं विजेंद्र जी को, आपके पास फिर से लौटेंगे। ठीक है हो गया, मैं आवाज वरना आपकी म्यूट करवा दूंगी। मनवीर जी आप प्लीज बात सुनिए।
ठीक है। ऐसे व्यक्तियों को जब आप डिबेट में बुलाएंगे जिनको बहुजन समाज बताइए। पार्टी से भी कम वोट मिलती है हरियाणा में, जिनको मेंबर पंचायत भी नहीं है, तो वो ये विजेंद्र जी आप डिसाइड नहीं करेंगे। ये आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, ये बात आप नहीं कहेंगे, ठीक है? ठीक है, राष्ट्रीय पार्टी से अपना पक्ष रखने के लिए अगर कोई प्रवक्ता इस डिबेट में है तो आप और हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है? हमारी सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो ईमानदारी से नौकरी दी है सोनल मैडम, पूरे देश भर में उसकी चर्चा है, हरियाणा प्रदेश में उसकी चर्चा है। और हमारी सबसे बड़ी विशेषता अगर कोई है भारतीय जनता पार्टी की, तो बेरोजगार युवाओं को ईमानदारी से नौकरी देना हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। और मैं आज दावे के साथ इस डिबेट में आपको कह सकता हूं कि जिस तरह से 3 बड़े राज्यों में युवाओं के दम पे भारतीय जनता पार्टी की अभी सरकार बनी है, हरियाणा प्रदेश के अंदर और देश के अंदर भी युवाओं के दम पर भारतीय जनता पार्टी जीत की हैट्रिक लगाएगी। हरियाणा में भी तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी, देश में भी हमारी सरकार बनेगी, और बाकी पार्टियों में भगदड़ है। मैडम कंप्लीट कर रहा हूं 10 सेकंड में। देखिए, ये तो दारू वाली पार्टी ने उधार लेके अशोक तंवर जी को लिया था, वो भी हमारी पार्टी में आ गए। आप मुझे बताइए, देखिए कांग्रेस पार्टी के नेता थे, बिल्कुल भी नहीं, हर पार्टी के अंदर भगदड़ नहीं, आप किसी का नाम बिना तथ्य के बात नहीं करेंगे, निराधार बात नहीं करेंगे विजेंद्र जी, ठीक है? संविधान के साथ छेड़छाड़ करती है और भारतीय जनता पार्टी का चारों तरफ पार्टी के देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लहर है। मैडम, आज इतनी शीतलहर के अंदर भी आज शीतलहर ना होके आज जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त लहर है। ठीक है, रजत जी हाथ उठा रहे हैं, रजत जी कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। ठीक है, हो गया। पार्टी जीत की हैट्रिक लगाएगी। रजत जी नहीं, मनवीर जी आपकी बात हमने सुनी, एक बार रजत जी को सुन लेते हैं, बाद में आती हूँ आपके पास। देखिए मैडम, एक तो इनसे ये पूछिए कि आपने इतने सारे के सारे जो स्कूल हैं, वो स्कूल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको मेंटेन करनी थी, आपने स्कूल मर्जर के नाम पे बंद कर दिए। ASCR की रिपोर्ट अभी आपने पढ़ी होगी, अब सारे अखबारों में आई थी, एनुअल स्टेटस रिपोर्ट ऑन एजुकेशन ऑफ एजुकेशन जो आई थी, उसमें तो आप बताइए 25% जो अपने रूरल बच्चे हैं, ग्रामीण बच्चे हैं, वो स्टैंडर्ड 2 की भी अंग्रेजी नहीं जानते। 43% को उसमें से जो आगे इंग्लिश का नहीं पता। तो आप पहले अपना क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखिए। आपने स्कूल बंद किए हैं, उसके बाद आपने जॉब जो एक बढ़ानी तो क्या थी, ऑफिशियली इन्होंने 13,462 पोस्ट जो है वो रद्द की हैं। और जो मैंने आंकड़े दिए हैं वो सारे के सारे अखबारों के आंकड़े, और जो 2,09,000 जो सैंक्शन पोस्ट है वो हमने जॉब कैलेंडर इशू किया है, जिसको हम 1 साल के अंदर अंदर जो है वो भरने का काम करेंगे। लेकिन इनसे ये पूछिए कि जो पेपर लीक, पेपर रिपीट, उसके बाद क्वेश्चन रिपीट, उसके बाद आप बात कर रहे हो बाहरी बच्चों का, आपको लोगों को जो हरियाणा में एडमिशन करा रहे हो वो, उसके बाद डोमिसाइल की जो आपने वो करी है 15 से 5 और 5 से कई भर्तियों में केवल 3 साल, आपने गेस्ट टीचरों को लठ मार मार बुरा हाल कर दिया। एलिमेंट्री एजुकेशन में आपकी 42,014 पोस्ट खाली पड़ी है, सेकेंडरी एजुकेशन में आपकी 28,884 पोस्ट खाली पड़ी है। विद्रोही जी भी कुछ कह रहे हैं, ठीक है रजत जी। स्कॉलरशिप में इनका, स्कीम में इनका घोटाला, 75% वाला इनका जुमला था। 35,950 बच्चे मैडम 2019 से अब तक सुसाइड कमिट कर चुके हैं, सिर्फ जॉब की ना होने की वजह से। बच्चे क्राइम में जा रहे हैं, जमीनें बेच के बाहर जा रहे हैं, नशे में जा रहे हैं। आप इनको ये जो भट्टा इन्होंने बिठाया है, EPFO की रिपोर्ट है जो खुद कहती है कि 16.7% जो है वो बेरोजगार जॉब जो है वो कम हुई है। रजत जी, आंकड़ों की फेहरिस्त से ये खत्म नहीं होगी। मैं आऊंगी मनवीर जी आपके पास, मैं पहले वेद प्रकाश विद्रोही जी से रिएक्शन ले लेती हूँ। सोनल जी, भाजपा के साथी ने तो सुनने की क्षमता रखते हैं और न सत्य बोलने की क्षमता रखते हैं। मैंने जो बेरोजगारी का आंकड़े दिए, विपक्ष के कहां दिए? एक आंकड़ा मैंने मुख्यमंत्री का 8.5% दिया था, एक मैंने मोदी जी का दिया था, हमने तो अपना दिया ही नहीं। और जो मनवीर जी ने आंकड़ा दिया था वो भी मुख्यमंत्री का है। हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री ने आंकड़ा दिया है कि 71 लाख परिवार है, जिनके अंदर 35 लाख परिवार वो हैं जिनकी आय 1 लाख से 80,000 है, और उन्होंने आय को 3 लाख कर दिया, तो वो बनते हैं 45 लाख परिवार 71 में। इसका मतलब है अगर 1,80,000 आय लगाओ तो हरियाणा के अंदर 45% गरीबी की रेखा के नीचे है, और यदि 3 लाख आय लगाओ तो 55% लोग गरीबी की रेखा के नीचे है। जब मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं 55 लाख लोग, 55% कुल आबादी का
गरीबी की रेखा के नीचे है, तो इसका मतलब बेरोजगारी कितनी बहाव है। ठीक है, मैंने ये बात कही है विजेंद्र जी से कि अपनी सरकार के आंकड़ों पर तो भरोसा करिए। मनवीर जी, विजेंद्र जी आऊंगी आपके पास, इसी सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी, समय थोड़ा कम है। मनवीर जी से मैं छोटा सा रिएक्शन लेती हूँ, आती हूँ आपके पास। तो सोनल जी, जो बीजेपी की सरकार पर्ची खर्ची के नाम पे आई थी, उन्होंने अटैची की सरकार चलाई। अनिल नागर का अटैची कांड सबके सामने स्पष्ट है। ओएमआर शीट में मैनिपुलेशन करते हुए एचपीएससी का स्टाफ पकड़ा जाता है। एचसीएस और जुडिशियल का पेपर 2017 में वो होता है, डॉक्टर बलविंदर रजिस्ट्रार होते हैं। जमानत जब्त क्यों होती है? 11 जनवरी 2024 में जो है 1 लाख का फाइन होता है। 22 जनवरी 2023 को चंडीगढ़ हाई कोर्ट ये स्पष्ट रूप से कहता है कि सोनल जी, इनकी हर चुनाव में जमानत जब्त होती है। ये सवाल 24 फरवरी 2023 को 2 लाख का जुर्माना लगता है। आप देखिए वो खुद ही सवालों के घेरे में वो खुद। ठीक है विजेंद्र जी जवाब देंगे, समय थोड़ा सा कम है, बहुत संक्षेप में। ठीक है सोनल मैडम, ठीक है, अपनी बात कहने के बाद चुप भी होना होता है मनमीत जी, प्लीज हो गया, ठीक है। ऐसे थोड़ी होती है मैडम, आपकी आवाज को म्यूट करना पड़ रहा है हर बार। देखिए मैडम, सोनल मैडम जहां तक बीपीएल श्रेणी की बात कर रहे थे वेद प्रकाश जी, मैं हमारी सरकार ने बीपीएल की लिमिट को बढ़ाने का काम किया है। वेद प्रकाश जी, आपकी सरकार में सुन लीजिए प्लीज, बीपीएल की श्रेणी में मानते थे। वेद प्रकाश जी, आपकी सरकार में 1,20,000 सालाना कमाने वाले को बीपीएल की श्रेणी में मानते थे। हमारी सरकार ने बढ़ा के उसको 180 करने का काम किया है। इस नाते अधिक संख्या में लोग आए हैं, उस श्रेणी को हमने बढ़ाने का काम किया है, क्योंकि हमारा प्रयास है कि जो गरीब व्यक्ति है उसकी आमदनी को बढ़ाया जाए। और हमारी सरकार ने गरीबी को घटाया है। आपने तो, कांग्रेस पार्टी ने तो सिर्फ नारा दिया कि हम गरीबी को कम करेंगे, हमने वास्तव में उसको घटाने का काम किया। गरीबी को हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाला है लोगों को, और ईमानदारी से लोगों को रोजगार दिया है। और ईमानदारी के रोजगार के कारण ही मैं आपको कह सकता हूँ कि तीसरी बार देश के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर भाजपा सरकार बनेगी। इन किसी भी दल की ना कोई चुनाव की तैयारी है, न जनता से किए वादे कांग्रेस पार्टी का कितना बुरा हाल 3 राज्यों के चुनाव में हुआ। 5 राज्यों में से 3 राज्यों में इनका 100 साल हो गया, और भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत। ठीक है, ठीक है, वक्त की कमी है विजेंद्र जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वेद प्रकाश जी आपका भी बहुत शुक्रिया, रजत जी आपका भी शुक्रिया, डॉक्टर मनवीर छिल्लर आम आदमी पार्टी से जुड़े थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो आंकड़ों की बाजीगरी में आपने देखा कि तमाम पार्टीज लगातार इस पूरे मसले को भुनाने में लगे हुए हैं, रोजगार की बात कह रहे हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि युवाओं को हकीकत के धरातल पर अगर हम देखते हैं तो अगर रोजगार है तो फिर भर्तियों की इतनी बड़ी बंपर आवश्यकता क्यों पड़ रही है, और अगर आवश्यकता नहीं है तो फिर इस मुद्दे को भुनाया क्यों जा रहा है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर।